हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 7 के बारे में, जिसका नाम है पॉवर्टी मींस गरीबी या निर्धनता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भाई पॉवर्टी क्या होती है। रीड करते हैं। इट रेफर्स टू द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। कहने का मतलब एक ऐसी अक्षमता जिसमें कि हम अपने जीवन की ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। मीन्स जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, इसे हम कहते हैं निर्धनता। दीज रिक्वायरमेंट्स आर फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग। ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हमारा फूड कि मतलब खाना, दूसरे नंबर पे आता है हमारा क्लोथिंग, थर्ड नंबर पे आता है हमारा हाउसिंग मीन्स घर, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा हेल्थ और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा एजुकेशन कि मतलब खाना, रहने पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, एजुकेशन की मतलब हमारी पढ़ाई और हेल्थ मीन्स हमारी स्वास्थ्य सेवाएं। ये हमारी जब तक पूरी नहीं हो पाती हैं बेसिक ज़रूरतें तो उसे हम कहते हैं गरीबी मीन्स निर्धनता। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट रिलेटिव पॉवर्टी है हमारे पास, सेकंड है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है, रीड करते हैं इसे। इट रेफर्स टू द पॉवर्टी अमंग डिफरेंट सेक्शंस, रीजन्स और कंट्रीज। रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जिसको हम मेजर किस में करते हैं? अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग, अलग अलग सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग, अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग कि मतलब एक देश का कंपैरिजन दूसरे देश के साथ, एक ग्रुप का कंपैरिजन दूसरे ग्रुप के साथ, अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंग हम इस पॉवर्टी को मेजर करते हैं। मीन्स इसमें जो है कंट्रीज़ भी आ जाती हैं, ग्रुप्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेकेंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जिसे हम पर्सन टू पर्सन मेजर करते हैं। इंडिया में जो है ये कंसेप्ट जो है पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे मेजर किया जाता है। रीड करते हैं। In India, this concept is measured on the basis of poverty line. Poverty line refers to cut-off point in terms of per capita expenditure that divide people of a region as poor and non-poor. इंडिया में कंसेप्ट जो है पॉवर्टी लाइन पे मेजर किया जाता है। पॉवर्टी लाइन एक ऐसा कट ऑफ पॉइंट होती है, जैसे कि मान लो ये पेन है तो पेन ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है। इसके ऊपर जितने हैं उनको हम क्या मानेंगे? रिच सेक्शन के लोग, और इसके जिसके लाइन के नीचे जितने रह जाएंगे वो रहेंगे पुअर सेक्शन के लोग। तो इसको ऐसे मेजर किया जाता है। तो इसमें बेसिकली हम इंक्लूड क्या करते हैं? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की मतलब पर बंदा अपने ऊपर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। उसमें फूड आइटम्स भी आती है, नॉन फूड आइटम्स भी आती है, सब कुछ आता है। ठीक है। तो जिससे कि हम क्या पता लगता है कि अलग अलग रीजन्स के अलग अलग लोगों के बारे में पता लगता है कि भाई कौन से लोग जो है अमीर हैं, कौन से लोग गरीब हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की जब हम बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे निश्चित किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। In the estimation of consumption cutoff, only private consumption expenditure is considered. पहले पॉइंट में हमें ये बताया गया कि भाई जब भी हम पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करेंगे, मीन्स जब भी हम पॉवर्टी लाइन को एक सीरीज में रखेंगे तो हम उसमें सिर्फ क्या रखेंगे? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो हम सिर्फ खुद पे खर्च कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं आएगा कि मतलब सरकार हमारे लिए क्या कर रही है हम उसको ध्यान नहीं देंगे। हम सिर्फ क्या ध्यान देंगे? प्राइवेट कंजम्पशन, कि हमने अपने ऊपर कितना खर्च किया। पहली बात तो ये। Second, in private consumption expenditure, we consider not only food items but non-food items as well. इसमें जो है हम प्राइवेट जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इसमें हम सभी फूड आइटम्स को लेंगे। फूड आइटम्स के साथ साथ हम और भी आइटम्स को लेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, बाकी और गैजेट्स हैं, मतलब जिन चीज़ों में हमने पैसा खर्च किया है उन सबको भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। मतलब खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ और भी सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी एक्सेप्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड, फॉर द कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज। इसमें सबसे ज़्यादा जब हम कंज्यूम करते हैं फूड आइटम्स को करने के कारण कि भाई कैलोरीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम कैलोरीज के बेसिस पे बेसिकली पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करते हैं। हम इसमें देखते हैं कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज, कि पर पर्सन पर डे कितनी कैलोरीज को कंज्यूम कर रहा है, इसका हम पूरा डाटा बनाते हैं। फोर्थ, फ्रीक्वेंसीज वर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल। जैसे कि हम भाई फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे, रूरल एरियाज की फ्रीक्वेंसीज में क्या क्या आ रहा है और कौन सा पर्सन कितनी कैलोरीज ले रहा है, ऐसे ही सेम हम अर्बन में बनाएंगे। दोनों में हम फ्रीक्वेंसीज को मेजर करेंगे अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से। फिर ईच फ्रीक्वेंसी काउंट्स नंबर्स ऑफ हेड। हर एक उसमें से देखा जाएगा कि भाई किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब नंबर ऑफ हेड्स निकालेंगे। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले बाद में हम अलग कर देंगे और कम फ्रीक्वेंसी वाले भी हम जो है फिर से अलग कर देंगे, और जो मिडल फ्रीक्वेंसी है उसको अलग कर देंगे। ठीक है। लास्ट, फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्कड आउट शोइंग पुअर एंड नॉन पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जब हम एंड में मेजर करेंगे कि भाई देखेंगे जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं उनको क्या माना जाएगा? वो रिच सेक्शन के माने जाएंगे,
और जितने भी लोअर सेक्शन के रहेंगे, मतलब जिनका रेशो कम आ रहा है, हेड काउंट रेशो, उनको किस कैटेगरी में डाला जाएगा? पुअर कैटेगरी में। तो ऐसा एक हमारे पास यहाँ पे डाटा है कि हमने जो पर पर्सन का एस्टिमेशन कैलोरीज का एजम्पशन लगाया है वो कितना है, रूरल एरियाज में कितना है 2435 कैलोरीज। ये भाई यहाँ पे इसलिए ज़्यादा इसलिए क्योंकि भाई रूरल एरियाज में जो है फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, मेंटली वर्क कम होता है, इसलिए यहाँ पे कैलोरीज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर ये माना जाता है कि भाई अगर यहाँ पे इतने से कम कैलोरी कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो और पुअर है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वो आ जाता है। जबकि रूरल एरिया अर्बन एरियाज में कितना रखा गया है ये 2045 कैलोरीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्बन एरियाज में जो है फिजिकली वर्क कम होता है, मेंटली वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत कम भी होती है तो चलता है। तो फिर यहाँ पे दोनों का डाटा निकाला गया और इसके हिसाब से पॉवर्टी लाइन का हमारा एस्टिमेशन किया गया। अब आप इसको नोट डाउन करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी, गरीबी, निर्धनता के क्या क्या कारण थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है। पहली कैटेगराइजेशन ये है कि भाई जब हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप थी, कि मंस जब हमने इकोनॉमी को डेवलप करना स्टार्ट ही किया था तो उस समय हमारे पास क्या क्या कारण आए। और दूसरी कैटेगरी थी रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जब हमारी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होने लगा, कि आय का असमान वितरण होने लगा, तो तब क्या क्या कारण हुए। पहले बात करते हैं अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जो पॉवर्टी का पहला कैटेगराइजेशन है, मतलब निर्धनता का पहला वर्गीकरण। पहला उसमें कारण था लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। जैसे हम जानते हैं कि भाई प्लानिंग हमने जो है 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन मिला, मतलब प्लानिंग कमीशन बना, उसके बाद हमने जो है फर्स्ट जो है 5 ईयर प्लान लेके आए, स्टार्टिंग की। उसमें पहला कारण हमारा था लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, कि जो हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी थी, मीन्स राष्ट्रीय उत्पाद, हमारी इकोनॉमी में, मतलब हमारे देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा था वो बहुत ही कम था। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं थे, हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये सब कारण थे हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट लो रहने के। सेकेंड, लो रेट ऑफ ग्रोथ। हमारा रेट ऑफ ग्रोथ भी, मतलब विकास वृद्धि दर भी जो है बहुत डाउन था। जैसा कि हमने देखा कि भाई जब हम प्लानिंग पीरियड में थे, मीन्स टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं 1950 टू 1990 की, जब हमने 5 ईयर प्लान्स के दौरान देखा कि हमने जो 4 to 5 ईयर प्लान्स हमने कंटिन्यूस करे, उसमें देखा कि भाई हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रही, लगभग 5% के करीब। और जो हमारी इनकम ग्रोथ रेट थी आईजीआर, जिसका मतलब है आय वृद्धि दर, इनकम ग्रोथ रेट, वो कितनी रही, लगभग 3%। तो इससे क्या है, हमारा जो है रेट ऑफ ग्रोथ भी कम रहा। हमने 5 ईयर प्लान्स तो लाए पर हम उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। थर्ड, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। तीसरा सबसे बड़ा कारण कि भाई जनसंख्या दर में सबसे ज़्यादा वृद्धि। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि भाई 1921 में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जिसके बाद से हमारे देश की पॉपुलेशन जो है कंटिन्यूस बढ़ती चली गई। तो जब हमने एलपीजी पॉलिसीज अपनाई, मतलब प्लानिंग पीरियड के बाद जब 1991 में आए हैं, तो भाई हमारा जो ग्रोथ रेट अप्रोक्स जो पॉपुलेशन निकाली गई थी वो कितनी थी, 84.63 करोड़। और जब हम 2011 की बात करते हैं तो लगभग 121 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या हो चुकी है। पर नाउ हम जब 2019-20 की बात करते हैं, अप्रोक्स हमारे देश की पॉपुलेशन जो है इस समय 135 करोड़ है। ठीक है, अब उस समय देखते हैं भाई पीजीआर मींस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था। जैसे कि हम बात करते हैं आज़ादी से पहले की 1941-51, तो हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, मींस जनसंख्या वृद्धि दर था, कितना था, 1%। पर जब 1981 और 1991 की बात करते हैं तो भाई हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अप्रोक्स डबल हो जाता है, 1% से लेके कितना हो जाता है, 2.1%, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन जो है टिल कंटिन्यूस बढ़ती ही जा रही है। तो तीसरा कारण ये था। चौथा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, कि भाई महंगाई का जाल जो है पूरी तरह बुनता चला गया। महंगाई का जाल इसलिए बुनता चला गया, जैसा कि हमने प्लानिंग पीरियड में देखा कि भाई प्राइवेट कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब बहुविकल्पिक कंपनीज आई थी हमारे देश में, वो क्या कह रही थी कि भाई हम जो है घरेलू उद्योगों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, घरेलू उद्योगों को अपने साथ काम नहीं करने देंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती थी कि अपना सामान जो है सस्ते से सस्ते दामों पर बनाती थी, मतलब क्वालिटी तो चीप क्वालिटी पे सामान अपना बेचने को तैयार रहती थी, इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती थी। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इससे बढ़ता चला गया। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बढ़ने से जो लोगों की रियल इनकम है, मीन्स जो उनकी असल इनकम है, वो कम होती चली गई। कि भाई उनको सोचना पड़ता था कि अगर हम ये गुड खरीदेंगे तो हमें बाकी गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो उस गुड को लेने के लिए बाकी चीज़ों का सेक्रीफाइस करते थे, जिससे कि चीज़ों के दाम जो है महंगे होते चले गए, क्योंकि उन चीज़ों का लिमिटेड प्रोडक्शन होने लगा था। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था। जैसा कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, उसमें हमें पढ़ा था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स छिपी हुई बेरोजगारी,
कि मतलब हमें जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, पर एम्प्लॉयड सब हो रहे हैं, पर बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पे ज़रूरत लिमिटेड पर्सनस की है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक फील्ड है, एक फील्ड पे 6 बंदे भी 10 क्विंटल प्रोडक्शन करके दे रहे हैं और 10 बंदे भी 10 क्विंटल प्रोडक्शन करके दे रहे हैं। तो कहने का मतलब उस फील्ड पे ज़रूरत कितने लोगों की है? 6 लोगों की, पर काम कितने कर रहे हैं? 10। तो कहने का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही जगह पर काम कर रहे थे, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती चली गई। जब तक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं डेवलप हुआ था, जब तक ये स्थिति रही थी। एक डाटा के अनुसार कि भाई 2011-12 में लगभग 2.45 करोड़, हमारे देश की लगभग 2.25 करोड़ आबादी एक अनुसार कि भाई बेरोजगारी की दर में आती थी। पर अब जब हम बात करते हैं 2018-19 की, तो ये बेरोजगारी दर कितनी बढ़ती चली जाती है? लगभग 7.5 करोड़, मीन 7.52 करोड़। तो एक डाटा के अनुसार हमारे देश में इस समय बेरोजगारी दर कितना चल रहा है? 7.5 करोड़ से ऊपर। मीन्स जो इस समय आज प्रेजेंट की बात करें तो इससे ज़्यादा लोग भी हमारे देश में बेरोजगार आज भी हैं। 6, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लानिंग पीरियड में भाई हमने जो है अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय हमारे पास जो ज़्यादा डेवलपमेंट के साधन नहीं थे। ना हम स्कूल्स का डेवलपमेंट कर पाए, ना हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट कर पाए, ना हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना पाए। हम सिर्फ कुछ ही चीज़ों में सिमट कर रह गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास सही नहीं था। तो ये तो थे अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी के कारण, जिसके कारण गरीबी बढ़ती चली गई। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक जो हमारा कैटेगराइजेशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि मतलब आय का असमान वितरण। पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू मॉडरेट इनइक्वालिटी थ्रू अ प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड अदर मेजर्स। भाई आय के असमान वितरण को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई, कि जैसे कि टैक्सेशन स्कीम, कि भाई अमीरों पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा के और वहाँ से जो पैसा आएगा उसको किसके लिए खर्च करना? गरीब लोगों के लिए, मीन्स जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए खर्च करना। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू NCAER रिपोर्ट, NCAER का यहाँ पे मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इनकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे देश की टॉप 20% पॉपुलेशन है, 20% टॉप 20% पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे जो रिच पॉपुलेशन है वो जो हमारा अप्रोप्रिएट्स 53.2% ऑफ टोटल इनकम, कि मतलब हमारे देश में जितना भी पैसा है उसका 53.2% कौन देती हैं? हमारे देश की टॉप 20% आबादी। कहने का मतलब हमारे देश की 20% आबादी आधे से ज़्यादा पैसा दे देती है हमारे पूरे देश के पैसों को मिलाकर। जैसे मतलब 100 करोड़ है तो 100 करोड़ में से 53 करोड़ कौन दे रहा है? अकेले 20% पॉपुलेशन। जबकि बात करें हम जो निचली पॉपुलेशन है, बाकी हमारी जो 40% डाउन पॉपुलेशन है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर पा रही है? 15.3%। इसमें मिडिल क्लास, लोअर क्लास सब आ जाती हैं बॉटम पॉपुलेशन में। तो देखा जाए तो 20% का दबदबा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जबकि 40% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन, मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1536 कंपनीज वर कंट्रोल्ड बाय 75 फैमिलीज। कहने का मतलब भारत देश में जितनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको लगभग कौन चला रहा है? 75 फैमिलीज। इंडिया की टॉप 75 फैमिलीज इन 1536 कंपनीज को रन कर रही है। कहने का मतलब मोर देन 60% से ज़्यादा शेयर इन्होंने अपनी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में लगा रखे हैं। फोर्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर। जब आय का असमान वितरण होने लगा तो इससे हुआ क्या कि भाई जो एक अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ी खाई बनती चली गई, और ये इतनी बढ़ती चली गई जो आज तक भी बनी हुई है। तो ये कुछ हमारे कारण थे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि भाई पॉवर्टी जो इन कारण भी रही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मोस्ट प्रीशियस कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक यू।